नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे मतलब यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप देख पा रहे हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट दिसंबर एग्जाम 2025। और फ्रेंड्स, यहाँ पे टुडे जो सेशन है वो है सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 और 2 दोनों ही एग्जाम्स के लिए बेस्ट सेशन है। और ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 7 है। इससे पहले मैंने 6 यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेशन है वो कंप्लीट करा दिए हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल फ्री में व्हाट्सएप पर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है ना। देखो 7505890761 आप इस जो है नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। सो आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप खुद भी हो सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। और फ्रेंड, जैसा आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। और जो हमारे क्वेश्चन है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक समान योग्यता आधारित समूह का निर्माण करना चाहिए। विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्देश देना चाहिए। चर्चाओं और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंधित करना चाहिए। या फिर विविध शिक्षार्थियों के क्या समूह बनाना चाहिए? तो देखो यहाँ पे सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि पहले आप ये समझो कि जो सहयोगात्मक अधिगम होता है वो हम किसे कहते हैं। एक्चुअली अगर हम सहयोगात्मक अधिगम की बात करते हैं तो देखो सहयोगात्मक यानी कि सहयोग। देखो जब हम सहयोग से सीखते हैं, मानो कि 3 बच्चे हैं यहाँ पे, राम है, सीता है और मोहन। ओके, राम को मैथ बहुत अच्छा आता है, सीता को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। ओके, यहीं पर मोहन है और इसकी बात करें जिसको कि हिंदी बहुत अच्छी आती है। ओके, और जो है जैसे यहाँ पे मोहन को हिंदी अच्छी आती है तो मोहन, सीता और मोहन इन दोनों को हिंदी पढ़ाने में इनकी हेल्प कर सकता है। ओके, और जैसे राम है उसे मैथ अच्छा आता है तो सीता और यहाँ पे जो मोहन है उनको मैथ्स के फॉर्मूले या फिर एग्जाम्पल्स या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में उनकी हेल्प कर सकता है। ओके, सो एज अ टिक क्लियर हो गया होगा। सो यही होता है क्या, सहयोगात्मक अधिगम, जब हम एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे बात करें, क्या एक समान योग्यता आधारित समूह का निर्माण करता है ये? देखो कभी भी आप खुद बताएं, क्या कभी भी कोई भी बच्चा या फिर देखो बच्चा है या फिर कोई बड़ा बंदा है, कभी भी कोई भी इक्वलिटी रूप से नहीं सीख सकता, ठीक है ना। विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने का, केवल और केवल, वैसे भी यहाँ पे केवल वर्ड्स लग गया है तो ये तो सीटेट का वैसे भी यहाँ पे हमारा रॉन्ग आंसर्स होगा, ठीक है। चर्चा और वाद विवाद प्रयोग को प्रतिबिंबित कर दो। देखो चर्चाएं और जो वाद विवाद है उसे कह रहे हैं कि उस पर रोक लगा दो। अगर चर्चा और वाद विवाद पर रोक लगा दोगे तो फिर बच्चा बेहतरीन तरीके से कैसे सीखेगा? तो ये भी क्या है, यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग होगा। अब बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना। विविध शिक्षार्थियों का मतलब क्या है, व्यक्तिक विभिन्न, जो यहाँ पे व्यक्तिक विभिन्नता होते हैं उसे हम कहते हैं क्या, विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना, यानी कि डिफरेंट बच्चों का समूह बनाना। और यहाँ पे 3 बच्चों का समूह बनाइए, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अभी आपको समझाया था। 3 बच्चे हैं, राम है, सीता है, मोहन है। ओके, राम को मैथ्स अच्छा आता है, सीता को यहाँ पे इंग्लिश अच्छी आती है और मोहन को यहाँ पे हिंदी अच्छी आती है। तो तीनों बच्चे आपस में, जिसका भी एक यहाँ पे सब्जेक्ट इनमें से कोई भी वीक होगा तो तीनों एक दूसरे को समझा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। क्लियर है? तो बस इस वजह से यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। आई होप एक बहुत सिंपल यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है और आपको क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, ऐसा करके वह क्या कर रहा है? ओके, रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है, जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है, जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा है। देखो कक्षा में भी, या क्लास है तो क्रिकेट पर हो रही चर्चा, क्रिकेट पर चर्चा कर रहे हैं एक टीचर्स यहाँ पे। ओके, तो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक यहाँ पे अवसर दे दिया जा रहा है। मानो कि यहाँ पे टीचर्स लोग जो हैं और वो आज जो है क्रिकेट को लेकर यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो अगर जो है क्रिकेट को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो वो यहाँ पर लड़कों को ज़्यादा अवसर देते हैं, यानी कि
टीचर ने अपने मन में यहाँ पे ये जो है उसने ठान लिया है कि क्रिकेट तो ओनली यहाँ पे बॉयज़ खेलते हैं, तो यहाँ पे समझने का इसको जानने का तरीका भी सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ को ही है, गर्ल्स को नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स क्रिकेट नहीं खेल सकती, ना खेलती हैं। ओके, तो ये समझ रहे हैं, इसलिए लड़कों को ज़्यादा वरीयता देती है। और बाद में चलो फिर बाद में जब जो है यहाँ पे लड़कों से पूछ लिया जाएगा, बाद में 1-2 क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा लड़कियों से। तो इस तरह की अगर आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ करते हैं टीचर होकर, तो आप क्या कर रहे हैं, जेंडर पूर्वाग्रह का पालन कर रहे हैं। जेंडर पूर्वाग्रह यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता क्या होता है कि लड़की और लड़के में भेदभाव क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ से सीटेट में एक क्वेश्चन आपका स्पेशल बनता है, वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में बने, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझना है। किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी क्वेश्चंस पूछ ले, हमको कंसेप्ट पता है तो बिल्कुल भी हमें कोई भी टेंशन नहीं होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन, विविध पृष्ठभूमि से आए विद्यार्थी वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए, सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाए रखनी चाहिए, या फिर विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करना चाहिए, या फिर मानकीकृत पाठ्यचर्या और आकलन की विधियों को अपनाना चाहिए। ओके, तो देखो, विविध पृष्ठभूमि से आए बच्चे कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। विविध पृष्ठभूमि का मतलब ये होता है कि अब देखो एक स्कूल है, स्कूल में 30, 40, 35, 45 बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इतने सारे बच्चे आते हैं, तो देखो कुछ बच्चे भैया गरीब होते हैं, कुछ बच्चे बहुत अमीर होते हैं, सबका बैकग्राउंड आर्थिक स्थिति ओके अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, सबका धर्म अलग होता है, यहाँ तक कि सोसाइटी भी अलग होती है और उनके पेरेंट्स भी अलग होते हैं, बच्चे खुद भी दिखने में अलग होते हैं, गोरा काला ओके इस तरह से सभी ओके मोटा पतला छोटा सभी डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह के बच्चे आए हुए हैं, तो आप कैसे हैंडल करोगे। तो आप ये तो नहीं कहोगे कि बस मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अमीर बच्चों को ही पढ़ाऊँगा, गरीब बच्चे यहाँ से जाए ओके, या फिर यहाँ पर हम गरीब बच्चों को दूसरे स्कूल में प्रोवाइड कराएंगे, मैं तो बस अमीर बच्चों को ही पढ़ा सकता हूँ, या फिर बस मैं इस धर्म वाले बच्चों को ही पढ़ाऊँगा, इस धर्म वाले बच्चों को मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ओके, तो यहाँ पे बेस्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर समूह बनाने चाहिए, परीक्षा से डिपेंडेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ सभी से सफलता की अपेक्षा करने और बनाए रखनी चाहिए। देखो, मानकीकृत पाठ्यचर्या और आकलन की विधियों को, तुम मानकीकृत की बात करते हैं, मानकीकृत जो शब्द है कैसा शब्द है, ये आपका एक निगेटिव शब्द है, ठीक है। कैसा शब्द है, मानकीकृत एक निगेटिव टैग वर्ड्स है, तो वैसे भी मानकीकृत का हमें ठीक है सीटेट में यूज़ नहीं करना। सो यहाँ पे बेस्ट हमारा आंसर क्या होगा, सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी चाहिए। जी हाँ, बी ऑप्शन बेस्ट होगा। क्यों होगा, मैंने कहा कि देखो मानो 2 बच्चे हैं राम और सीता ओके, और राम बहुत अच्छे से सीखता है, बहुत फास्ट सीख लेता है, सीता जो है थोड़ा धीमी सीखती है। यहीं पे मोहन है जो कि बहुत ही बुद्धू तरीके से सीखता है ओके, बहुत धीमे तरीके से सीखता है। तो आप यहाँ पे मोहन को ये नहीं कहेंगे जाओ तुमसे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम स्कूल में नहीं आना, तुम ये मत करना, तुम वो मत करना, ठीक है ना। तो ये चीज़ गलत है। जबकि आप मोहन को एक मोटिवेशनल दोगे, एक मोटिवेशनल स्पीच दोगे, आप कहोगे कि नहीं बेटा आप भी कर सकते हो, आप में भी दम है, आप भी कर पाओगे, बस थोड़ी मेहनत कीजिए ओके, बाकी हम आपके साथ है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप कर लोगे। तो फिर देखो बच्चा कैसे एकदम इतना मोटिवेट होगा ना, ऐसे पढ़ने में लगेगा बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन, रचनात्मक आकलन कब किया जाता है। केवल सत्र के आरंभ में, सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र, केवल सत्र के अंत में, केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो अधिगम चुनौतियों से जूझ रहे हैं। रचनात्मक आकलन कब किया जाता है। देखो रचनात्मक आकलन का मतलब ये होता है कि जब हम शिक्षण गतिविधि करा रहे हैं, तो शिक्षण गतिविधि मानो कि हम कुछ क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं कुछ भी, तो हम उसमें आसपास का जो है बहुत सारी चीज़ों को पूछते हैं। फाइनली जैसे मैंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री है कौन है, फिलहाल नरेंद्र मोदी जी हैं, चलो उनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं ओके। तो कभी हमने इनकी लाभ की चर्चा की, कभी हमने इनके बारे में हानि की चर्चा की, यानी कि यहाँ पे इन्होंने क्या क्या अच्छे वर्क किए हैं और क्या क्या जो है, जो भी आपके मन में है आप बता सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो रचनात्मक आकलन का मतलब ये होता है कि
मानो हम कुछ भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो उसे हम अलग अलग एग्जाम्पल्स के बेस पर यहाँ पर बताएंगे, ठीक है ना, ये होता है। तो केवल तो गलत हो गया, यहाँ पर भी केवल, यहाँ पर भी केवल। तो सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान ओके रचनात्मक आकलन किया जाता है। ये नहीं कि बस परीक्षा जब होगी 1 साल के बाद में तभी रचनात्मक आकलन होगा, नो नो, ये क्या है भैया, यहाँ पे रॉन्ग है, इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करनी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर 5 क्वेश्चंस, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा? किसे? समालोचनात्मक चिंतन को। समालोचनात्मक की बात करें तो समालोचनात्मक जिसे हम जो है कल्पनात्मक अपसारी चिंतन भी हम इसे कहते हैं। इसका मतलब होता है कि बच्चा एक तरह से ना सोचकर डिफरेंट तरीकों से सोचता है, ठीक है ना, ये होता है क्या यहाँ पे समालोचनात्मक चिंतन। ओके तो क्या श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? या फिर आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे? तो अगर आप विद्यार्थियों से समालोचनात्मक चिंतन के क्वेश्चंस पूछते हैं तो फिर क्या फ़ायदा होगा? मैंने कहा कि समालोचनात्मक चिंतन का मतलब ये होता है जिसके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं और आप अपने तरीके से दे सकते हैं। अगर आपने कहा श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, तो यहाँ पे श्रीलंका की एक जो राजधानी होगी उसका आंसर एक ही होगा। आप यहाँ पे अलग अलग अपने आंसर्स को नहीं चेंज कर सकते कि हाँ हम यहाँ पे अलग अलग अपनी जो है क्रिएटिविटी थिंकिंग्स यूज़ कर रहे हैं, नो। या फिर भारत में अध्यापक दिवस, तो इसकी भी एक डेट फिक्स है कि भैया कब मनाया जाता है आपका। ओके क्लियर है, आप ये नहीं कह सकते नहीं जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, इस तारीख को, नहीं ना, तो ये भी रॉन्ग होगा। एशिया में सबसे बड़ा शहर, एशिया में जो सबसे बड़ा एक शहर है वो आप बता देंगे। ओके अब आप सभी शहर का नाम तो नहीं ले सकते, जो एक है फिक्स है यहाँ पे। लेकिन आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या को किस प्रकार सुलझाएंगे? इसमें सभी बच्चों के डिफरेंट आंसर होंगे, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा। अगर आपके शहर में पानी की कमी हो गई है तो आप अपने शहर में पानी की समस्या को कैसे सुलझाएंगे? तो कोई बच्चा कहेगा कि हम यहाँ पे जो है पानी की बचत करेंगे। ओके पानी की बचत करनी चाहिए सभी को। या फिर हम जो है बहुत सारे यहाँ पे जल संचयन प्रक्रिया करेंगे। ओके पाइपलाइन को लीकेज नहीं होने देंगे। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट सभी बच्चों के आंसर होंगे, इसलिए यहाँ पर ये समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता होती है? समावेशन की अवधारणा हेतु सबसे पहले समझे कि ये जो इंक्लूशन है यानी कि समावेशन, इसका मतलब क्या होता है? समावेशन मतलब समावेशी शिक्षा, और समावेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, चाहे वो बच्चा गरीब है, अमीर है, या फिर कोई भी उसका धर्म है, बैकग्राउंड, या फिर उसका आईक्यू लेवल कुछ भी है यहाँ पे। ओके चाहे वो यहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चा है, मंदबुद्धि बच्चा है, सामान्य बुद्धि बच्चा है, कैसा भी बच्चा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें सभी बच्चों को इक्वल रूप से शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। ओके ये होता है समावेश का मतलब। विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सम्मान, आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण, अध्यापक केंद्रित यहाँ पे, या फिर विद्यार्थियों का नामीकरण लेबलिंग करेंगे यहाँ पे और पृथकीकरण उन्हें अलग कर देंगे। देखो अगर आप टेस्ट ले रहे हैं, शिक्षण गतिविधि करा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत कम मार्क्स लेके आते हैं, तो आप उन्हें बेइज्जत करोगे उनकी, है ना, या फिर आप उन्हें क्लास से ही निकाल दोगे। तो इस तरह तो बिल्कुल भी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, रॉन्ग है। ओके बात करते हैं अध्यापक केंद्रित प्रोनो। आज की जो शिक्षा है समावेशी शिक्षा में वो बाल केंद्रित शिक्षा है, न कि अध्यापक केंद्रित, ठीक है ना। तो बाल केंद्रित यहाँ पे ये तो वैसे भी, और मानकीकृत है यहाँ पे तो वैसे भी सीटेट का निगेटिव टैग वर्ड्स होगा यहाँ पे। ओके सो समावेश की अवधारणा हेतु किसकी सबसे बेस्ट आवश्यकता होगी? तो यह है कि विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए समान। जी हाँ मैंने भी कहा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, अब एक क्लास है और भैया कक्षा में 30, 35, 40, 45 इतने सारे बच्चे हैं, तो आप इन बच्चों को कैसे हैंडल करोगे, कैसे पढ़ाओगे, क्या तरीका होगा? ओके क्या आप गरीब बच्चों को बाहर निकाल दोगे? तो इनमें देखो डिफरेंट बच्चे होंगे, गरीब बच्चे भी होंगे, अमीर बच्चे भी होंगे, और यहीं पे बात करें कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कि बहुत फास्ट सीख जाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि बहुत धीमे से सीखेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो विकलांग होंगे, जो सुनकर नहीं सीख सकते।
तो सभी को देख करके यहाँ पे पढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट है पठन वैकल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप में चुनौती प्रस्तुत करता है? भावनात्मक व्यमन में, शारीरिक समन्वय में, सामाजिक अंतःक्रिया में, फिर लिखित विषय वस्तु बोध में। ओके, तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर्स क्या होगा? एक मिनट, लाइट्स बहुत डल है। बहुत ही ज़्यादा डल हो रखी है लाइट्स, कोई बात नहीं। ओके, लाइट्स कैसे भी, बस आपको सही से यहाँ पे दिखना चाहिए। तो पठन वैकल्य के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप में चुनौती प्रस्तुत करता है। पठन वैकल्य का मतलब क्या होता है? पठन वैकल्य का मतलब होता है जब आप पढ़ने में आपको विकार उत्पन्न हो रहा है। तो भावनात्मक, इमोशंस हमारे, शारीरिक, फिजिकल, ये तो चलने से रिलेटेड आएगा। सामाजिक अंतःक्रिया, जब आप समाज में सही से बातचीत नहीं कर पाते, वो सामाजिक अंतःक्रिया से रिलेटेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर होगा लिखित जो विषय वस्तु है उस बोध में। अभी देखो हम पढ़ेंगे क्या चीज़, जब तक हम कुछ लिखी हुई चीज़ को नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो वही तो पठन वैकल्य होगा। तो पठन वैकल्य यानी कि कुछ भी लिखा हुआ है, मानो यहाँ पे कैट लिखा हुआ है और कैट को आप क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे टैग पढ़ते हैं, या फिर आप इसे टैग पढ़ते हैं, यानी कि गलत वर्ड्स यूज़ करते हैं। ओके, जैसे सा, आप वोज को सा पढ़ते हैं और सा को आप वोज पढ़ते हैं। इस तरह से बहुत ही डिफरेंट तरीके से आप यहाँ पे जो है पढ़ते हैं इन्हें। तो यहाँ पर क्या होगा? पठन वैकल्य आपके अंतर्गत पठन वैकल्य विकार है, तो ये लिखित विषय वस्तु बोध में, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? राइट होगा। ओके, नेक्स्ट है, बहुत बेहतरीन है। संलीनता यानी कि ऑटिज्म से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास का जो मजबूत पक्ष है वो भी है। अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देना, सामाजिक संपर्क, या फिर स्वयं को बड़े समूह के सामने बिना हिचक के व्यक्त करना, या फिर बात करें दैनंदिनी में जल्दी परिवर्तन के प्रति सरलतापूर्वक क्या सामंजस्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा बेस्ट आंसर क्या होगा, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले तो आप समझो ये जो संलीनता है ये क्या होता है। संलीनता का मतलब होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी से बातचीत करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, अकेले से रहना पसंद करते हैं और एक काम को बहुत देर तक करते रहते हैं। मानो एक बच्चा है और वो इस स्थान पर यहाँ पर कार चला रहा है, और अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर नहीं, इधर चला लो इसको, कार को, उस स्थान से दूसरे स्थान पर, तो बच्चा ना रोने लगेगा, नहीं मुझे यहीं पे चलानी है, मुझे यही इसी स्थान पे खेलना है केवल और केवल। तो जब यहाँ पे बच्चा एक ही समय तक, यानी कि एक ही समय लंबे समय तक एक ही स्थान पर खेलता रहता है, एक ही स्थान पर वो अपनी गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है। ओके, तो उसका मतलब क्या है कि बच्चे में संलीनता, ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चा है। क्लियर? या फिर बच्चा बैठा है तो बैठा है आराम से, बस चार पाई पे बैठा है, लेट रहा है तो लेट रहा है। तो ये इस तरह के बच्चे की क्या होंगे? आपके संलीनता से विकार होंगे, ठीक है। ये होता है संलीनता। और ये जो है एक दूसरे से जैसे सोसाइटी मेंबर्स, इनसे भी बात कम करना बहुत पसंद करते हैं, बहुत कम पसंद करते हैं। तो सामाजिक संप्रेक्षण नो बिल्कुल नहीं। जबकि बेस्ट यहाँ पे होगा क्या? सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देना। और हाँ, ये ऐसे भी होते हैं कि मानो ये बुक्स पढ़ रहे हैं और उसमें ना कुछ चीज़ जो है जो कि हम भी नहीं देख पाते, लेकिन ये देख लेते हैं बहुत गहराई तक। कुछ चीज़ बहुत स्ट्रांग भी होती है इनकी। ओके, चलिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9। दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए? पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या? दृष्टिबाधित। देखो, दृष्टिबाधित बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो आप उसे किस तरह शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे? ओके, तो दृष्टिबाधित का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि बच्चा आँख से नहीं देख पा रहा है, यहाँ पे क्लियर उसे नहीं दिख रहा है जो भी आप उसे पढ़ा रहे हैं। तो फिर आप इस बच्चे के लिए क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे? किन सामग्रियों का आप यहाँ पे उपयोग करेंगे? श्याम पट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करेंगे, स्पर्शग्राही मानचित्र देंगे, या फिर सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना, या फिर अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना।
तो यहाँ पर है बचना चाहिए, यानी कि निगेटिव टैग वर्ड्स बताना है। निगेटिव निगेटिव निगेटिव, क्वेश्चन निगेटिव। अगर कोई दृष्टिबाधित बच्चा है तो आप उसे किस तरह नहीं पढ़ा सकते। तो दृष्टिबाधित का मतलब क्या होता है, उसे नहीं दिख रहा। ओके, क्लियर है। तो इस स्पर्शग्राही मानचित्र देना बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा नहीं देख पा रहा है लेकिन वो कुछ चीज़ें हैं कि जो कि छू कर भी फील कर सकता है कि हाँ ये वो है, जैसे ब्रेल लिपि के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चा पढ़ सकता है। सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना। सहायक उपकरण यानी कि अगर वो नहीं देख पा रहा है तो आप उसे टेप रिकॉर्डर के माध्यम से भी यहाँ पर उसे आप पढ़ाएंगे। ठीक है, रिकॉर्डर के माध्यम से सुन तो सकता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दृष्टि बाधित है, श्रवण बाधित नहीं है। ओके, अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण देना। हाँ, आप उसे लिखवा सकते हैं, लिखित परीक्षण देना। लेकिन यहाँ पर क्या देखो, कह रही हूँ अभी कि लिखित परीक्षण देना वो भी रॉन्ग है। श्याम पट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक व्याख्या करना। हाँ, श्याम पट पर जो लिखा हुआ है और बच्चा उसे नहीं देख रहा है, लेकिन सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन श्याम पट है, श्याम पट पर आपने जो लिखा है, आप टीचर है, आपका दायित्व है कि यहाँ पर श्याम पट पर आपने जो लिखा है आप उस बच्चे को यहाँ पे समझाएंगे। लेकिन अगर आप बच्चे को अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण दोगे, लिखित, बताओ वो कैसे लिख लेगा? कहीं वो देख थोड़ा ही ना पा रहा है, उसे थोड़ा ही पता है मुझे कैसे लिखित परीक्षण दे रहे हो कि ये है जिसे पढ़ो, ये करो, वो करो, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है? जो नहीं है वो बताना है, कौन सी नहीं है। औसत से अधिक बुद्धि स्तर, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन है। तो यहाँ पे कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है? जो नहीं है वो बताना है, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। ठीक है ना, जो नहीं है वो बताना है। सबसे पहले तो समझो कि जो प्रतिभाशाली है, प्रतिभाशाली हम किसे कहते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे में होते हैं जिसका IQ लेवल 140 प्लस होता है, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो गॉड गिफ्टेड यहाँ पे, जैसे कि कहते हैं जो IAS PCS IAS वगैरह जो बनते हैं, जी हाँ वही MBBS वगैरह। क्योंकि भैया जिसकी सिंपल सी बुद्धि होगी वो थोड़ा ही ना, बिल्कुल भी नहीं कवर कर पाएगा IAS की पढ़ाई को, नो वे। हाँ, जो प्रतिभाशाली बच्चा है, जो हर चीज़ को लर्न कर लेता है, तुरंत से याद कर लेता है, भूलता नहीं है, वही तो बनता है। ओके, तो क्या नहीं होना चाहिए? जी हाँ, जो प्रतिभाशाली बच्चे उसके पास में औसत से ज़्यादा बुद्धि होती है, समस्या समाधान कौशल में बहुत ही बेस्ट होते हैं और कौशल निपुणता प्राप्त करने के लिए भी बेस्ट होते हैं, उच्च इनकी स्तरीय मोटिवेट जो है होते हैं, लेकिन जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन, तो ये गलत होगा यहाँ पे इनके लिए। और यही पूछा है क्या नहीं होना चाहिए। ओके, अभी मैंने कहा कि ये पूरे गॉड गिफ्टेड होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कह रहे हैं कि यह है धीमापन, यानी कि ये जानकारी को बहुत ही धीमे तरीके से ये ग्रहण करते नो, जबकि बहुत फास्ट तरीके से, बहुत तेज, एकदम कैचिंग पावर इतनी गजब होती, क्या ही कहे, जैसे अवतार है ईश्वर का। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी एंड सारी चीज़ें समझ भी आ गई होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सीटेट दिसंबर एग्जाम 2025, दिसंबर 2025 का पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से CDB पेपर 1 और पेपर 2 मेरा ही ये सेशन ही फास्ट आप सभी ओके फास्ट तुरंत जो है क्लास को वॉच कर लीजिए। और लास्ट क्वेरी हमारी ये है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो सेशन आपको अगर अच्छा लगा मस्त यहाँ पे ओबीसी आप सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।